हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपके सामने रखा है एंड आई होप कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका पार्ट ए सॉल्व कर दिया होगा सही सही। द आंसर वाज mg/4। सो क्वेश्चन कहता है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है और इसको ऐसे सिमेट्रिकली दो स्ट्रिंग्स की हेल्प से हैंग किया हुआ है। मास m है, रॉड का लेंथ l है और हम एक स्ट्रिंग को कट कर देते हैं। कट करने के जस्ट बाद दूसरी स्ट्रिंग में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा एट द इंस्टेंट, ये आपको बताना है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है कि भाई ये जो है जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया है, ये स्ट्रिंग तो एज इट इज रहेगी वर्टिकल। ठीक, अब यहाँ पे वेट लगेगा। यू नो कि वेट जो है वो सेंटर ऑफ मास पे लगता है इन यूनिफॉर्म ग्रेविटी। टेंशन यहाँ टी होगा जो कि हमें बताना है एंड दिस पॉइंट विल बी इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। लेट अस कॉल दिस पॉइंट टू बी पी एंड दिस पॉइंट पी विल बी इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। ओके, दिस सेंटर ऑफ मास। सो हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो ये कि भाई हम टाउ इज इक्वल टू टाउ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा वाली इक्वेशन हम अबाउट सेंटर ऑफ मास यूज करें। ठीक है, तो अबाउट सेंटर ऑफ मास आप कभी भी यूज कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास अगर एक्सेलरेटेड है तो भी और एक्सेलरेटेड नहीं है तो भी, क्योंकि यू नो लाइक वेट, स्यूडो फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है दैट इज ऑल्सो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब टाउ इक्वल टू आई अल्फा आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ इसका टी इंटू एल बाई टू and I will be what, ml square by 12 and into alpha. This is question number 1. Okay, so alpha is like this in clockwise direction, or you can say inwards, perpendicular to the plane and going inwards. So this is equation number 1. And the second equation is, you see, ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, अगर मैं कहूं कि ये सेंटर ऑफ मास ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, इसको एसीएम कह लीजिए, और ये टेंशन टी है और mg तो यहां लग ही रहा है, तो एक इक्वेशन आपकी बनेगी mg माइनस टी इज इक्वल टू व्हाट, m acm। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। and how acm and alpha will be related to each other is, ये देखिए, ये अगर नीचे इसका एक्सेलरेशन acm है और रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, सो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट पी। पॉइंट पी का एक्सेलरेशन अगर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी अगर आपको बताना है तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, and this concept is applicable independently along any direction. So अब देखिए यहां पे ये जो है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट सेंटर मास क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्या होगा, अल्फा एल बाई टू, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा भाई, वो एसीएम होगा। तो आपको पता है कि ये पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है, पॉइंट पी इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। ओके, सो इंस्टेंटेनियसली अगर वो रेस्ट में है, सिंस पॉइंट पी इज एट रेस्ट, पॉइंट पी इज एट रेस्ट,
एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे पॉइंट पी क्या है, रेस्ट में है, इसलिए इसका एटी भी जीरो होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यानी एटी यानी एपीटी कहिए, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी का टेंजेंशियल कंपोनेंट भी जीरो होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी का रेडियल कंपोनेंट या नॉर्मल कंपोनेंट भी क्या होगा, जीरो होगा, जो वी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर ये जीरो होगा, दैट मीन्स कि अल्फा एल बाई टू माइनस एसीएम इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक, लेट अस सॉल्व दिस 3 इक्वेशंस एंड वी विल गेट द आंसर। सो क्या होगा, सेकंड थर्ड इक्वेशन से क्या मिला आपको, एसीएम इज इक्वल टू अल्फा एल बाई टू, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ पे हमें बताना है टेंशन, ओके। सो एसीएम इज इक्वल टू सेकंड में रख देते हैं, एसीएम इज इक्वल टू अल्फा एल बाई टू रख देते हैं, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू अल्फा एल बाई टू, यानी ये मुझे मिला इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 से, ओके। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो बाई डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई इक्वेशन 1 वी गेट, में क्या मिलेगा बताइए, हमें मिलेगा एम जी माइनस टी अपॉन टी, और इस एल बाई टू को चलिए लिख देते हैं, टी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, नो, एम अल्फा एल बाई टू डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर बाई 12 अल्फा। तो ये देखिए, अब ये अल्फा तो कैंसिल हो गया, एक एल भी कैंसिल हो गया, एम भी कैंसिल हो गया, और आपका आ गया, और एक एल यहां से कैंसिल होगा, ठीक है, और ये 2 ऊपर जाएगा, और ये 12, सो इट बिकम्स एम जी माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू, सी दिस 2 6 आया ना, 6 तो दिस 3, सो 4t इज इक्वल टू एम जी एंड t इज इक्वल टू एम जी बाई 4। सो द इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट, सॉल्व करने के लिए तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको अच्छे से देख लीजिए, पॉइंट P इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, सो दिस इज द केस ऑफ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ये जो केस देख रहे हैं आप, ये केस है फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, ये क्लास में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके, सेक्शन बी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बेसिकली क्वेश्चन ही उसी के लिए पूछा गया था आपसे। तो सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का बहुत ही ब्रिलियंट है, और मैंने आपको हिंट भी दिया था कि भाई दैट इज नॉट द केस ऑफ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। उसमें क्या है, एक रॉड है और वो सिमेट्रिकली ऐसे हंग है, लटकाई गई है, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो ध्यान से देखना, ऐसे लटकाई गई है, ठीक है। अब देखिए, ये भी यूनिफॉर्म रॉड है, ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। बच्चों बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे क्या है, इस स्ट्रिंग को हम कट करते हैं, उस इंस्टेंट पे इसमें टेंशन बताना है, तो जैसे ही आप इसको कट करते हैं ना, इसमें कुछ तो टेंशन है, पहले दोनों में टेंशन था, पहले अगर टेंशन पूछा जाए तो वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है, बट वो क्वेश्चन आई बिलीव कि आप सभी कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है उसमें, तो उसमें तो टी, ये 30 है ना, तो ये
टी साइन 30 हो जाएगा ऐसे, टी साइन 30, 2 टी साइन 30 इज इक्वल टू एम जी। आ गया टेंशन, टी कॉस 30 टी कॉस 30 कैंसिल हो जाएगा। तो वो तो टेंशन तो था, तो टेंशन अगर था और ये खत्म हो गया, तो इस पॉइंट पी का, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ थ्रेड एंड रॉड है, इस पॉइंट पी का एक एक्सेलरेशन इधर भी होगा एट द इंस्टेंट यू कट दिस थ्रेड, ओके। एट दैट इंस्टेंट this point P will be having an acceleration in this direction, okay, as well as it may have some acceleration in vertical direction, okay. You cannot be sure about vertical direction because mg is also acting na, so mg और ये टेंशन, उसकी वजह से सेंटर मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे हम वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है कि F net external force on system is equal to total mass of system into acceleration of center of mass of the system, okay. So let us use this and solve this. What happens is, as soon as we cut this string, the question becomes like this. क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, जब आप स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो देखिए क्या होगा, जस्ट वेट, ठीक। तो यहाँ पे ये वापस से बना देता हूं मैं, ध्यान से देखना, ये स्ट्रिंग है। अब देखो यहाँ पे टेंशन टी है काटने के तुरंत बाद, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टी साइन 30, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा टी कॉस 30, दिस एंगल इज 30 ना, दिस इज 30, सो दिस 30, सो दिस इज पॉइंट पी, ओके। अब देखो यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो एक काम करो, आपको मैं बताऊं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए कि क्या टाउ नेट इज इक्वल टू, या टाउ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू आई अल्फा की जो इक्वेशन है, ये आई अल्फा की इक्वेशन क्या आप पॉइंट पी के अबाउट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट इन दैट केस सिंस पॉइंट पी इज नॉन इनर्शियल, in non-inertial when your observer will be at point P, the observer will be in non-inertial frame, so उस एक्सिस के अबाउट अगर आप टाउ इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क लेना पड़ेगा, and that pseudo force will be what, mass of the rod into acceleration of point P. If your axis is passing through this point P, then you will have to consider pseudo force ka torque, okay. So better you use this equation about center of mass because pseudo force center of mass से पास होता है, इसलिए सेंटर ऑफ मास के से पास होने वाले किसी एक्सिस के अबाउट उसका टॉर्क क्या आएगा, 0 है। तो अगर पहली इक्वेशन तो आप ये यूज करें, ये वाली एफ नेट एक्सटर्नल वाली, दूसरी इससे कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन इसमें अब एक तो बनेगी नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं बनाना चाहेंगे हम लोग ऐसा करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट लेते हैं, इसको एसीएम एक्स कह लेते हैं और इधर अपना वाई एक्सिस ले लेते हैं, यानी इधर एक्स ले लेते हैं और इधर वाई ले लेते हैं। तो इधर जो है हमारा क्या हो जाएगा, एसीएम वाई हो जाएगा, ठीक। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस कहूं तो क्या कहोगे, टी कॉस 30, टी कॉस 30 इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम एक्स कहोगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। वर्टिकल में बनाओगे एसीएम वाई के लिए तो क्या बनेगा, एम जी माइनस टी साइन 30 इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम वाई, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां आ जाओ इक्वेशन नंबर 3 के लिए,
क्यों 3 के लिए जा रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ अननोन गिन लो तुम, अननोन गिनोगे बच्चों तो अननोन्स हैं, देखो एक टी है, एक एसीएम एक्स है, फिर अननोन कभी भी गिनते हैं डायग्राम से नहीं, क्वेश्चन देख के। अगेन एक इक्वेशन बनेगी आपके पास एसीएम वाई के लिए बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि दो इक्वेशन हैं और आपके पास अननोन अभी 3 है। तो यहां आ जाइए, यहां कैसे बनाएंगे आप? अबाउट सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस थ्रू सीएम, सेंटर ऑफ मास को सीएम बोल रहा हूं मैं। तो क्या कहेंगे भाई, टी कॉस 30 का टॉर्क तो 0 आएगा, टी साइन 30 इंटू एल बाई 2 इज इक्वल टू, ये देखिए, ये देखो, ये अल्फा अगेन मैंने क्लॉकवाइज लिया, ठीक है, अल्फा कैसा लिया है? क्लॉकवाइज, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये देखो गजब हो गया, यानी हमने इक्वेशन तो तीसरी पाई, लेकिन अननोन एक अगेन हमारा क्या हो गया? बढ़ गया। दिस अल्फा इज अनदर अननोन other than these three unknowns. So we still require one more equation, and that equation is the most tricky part of this question, and that will come out to be the one which we have talked in the last क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, मतलब बोले तो ए पार्ट में हमने देखा था, इसी क्वेश्चन के ए पार्ट में कि कैसे करना था उसको। तो यहां देखिएगा जरा, एक बार बताओ, यहां पे अपना पॉइंट पी है, ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास का एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है एंड दैट इज एसीएम वाई, सेंटर ऑफ मास का एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ है एंड दैट इज एसीएम एक्स, और पूरी रॉड का इधर अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों, डन। अब एक बात बताओ कि पॉइंट पी का एक्सेलरेशन मैं तुमसे पूछूं तो क्या कहोगे? तो अभी अभी सिखाया है पिछले पार्ट में कि पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है वो पॉइंट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ देखोगे कि होगा एसीएम एक्स, ठीक, नीचे की तरफ क्या, अच्छा नीचे की तरफ क्या होगा बताओ? नीचे की तरफ होगा एसीएम वाई। अरे भाई जो सेंटर ऑफ मास का है वो तो पॉइंट पी के पास होगा, बोले तो लो फिर से लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये तो एसीएम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो तो मैंने यहां लिख दिया। अब इसमें क्या जोड़ना है? ये वाला जोड़ना है, तो ये वाला क्या होगा बताओ? वो होगा अल्फा, और ये डिस्टेंस कितनी है? एल बाई 2, तो इधर की तरफ इसका एक एक्सेलरेशन होगा अल्फा एल बाई। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में नहीं होगा पक्का? तो एट द इंस्टेंट सी पॉइंट पी विल फॉलो सर्कुलर पाथ। पॉइंट पी जो है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं इसको स्पेस बनाने के लिए, या ऐसा करते हैं तो बड़ा ही रहने देता हूं मैं, दिखाई दे आपको, है ना। ये देखिए, ये बताइए पॉइंट पी, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, यहां ध्यान देना। पॉइंट पी इज, सिंस पॉइंट पी इज instantaneously at rest and it will follow, or it follows circular path, so और ये रेस्ट में है, so its an should be what? So its an should be what? v स्क्वायर बाई आर होता है वो तो, आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? लेंथ ऑफ द थ्रेड, स्मॉल एल लिख रहा हूं, कैपिटल एल हमने रॉड की लेंथ ली ये। अरे भाई यही तो इसका सेंटर होगा, इसी पे तो सर्कल पे जाएगा वो, ऐसे देखो पॉइंट पी जो है इसी सर्कल पे तो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा बताओ, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या कर दो, जीरो कर दो। कैसे करोगे बच्चों, इसका एक्सेलरेशन करोगे ऐसे जीरो कि एसीएम एक्स, और ये 30 था ना, तो एसीएम एक्स कॉस 30, ये किधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ हो गया, एसीएम एक्स कॉस 30। उसी तरह एसीएम वाई करोगे तो ये 30 है तुम्हारा, तो ये 30, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, ये वाला ये एंगल, ये तो क्या हो जाएगा माइनस एसीएम वाई, माइनस एसीएम वाई कॉस 60, एंड ये देखो ये भी 60 है तुम्हारा, ये एंगल, ये देखो रेड कलर से कर दे रहा हूं, ये वाला एंगल अल्फा एल बाई 2 के साथ जो थ्रेड बना रही है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है तुम्हारा 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा प्लस अल्फा एल बाई 2 कॉस 60 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, जीरो। ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ पी का कौन सा कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट जीरो है, और वहीं से ये चीज निकल के आ रही है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो आपके पास अननोन 4 हैं, कौन कौन, अननोन्स दोबारा से लिख देता हूं, अननोन्स हैं टी, एसीएम एक्स, एसीएम वाई और अल्फा, और इक्वेशंस भी 4 है। आई बिलीव कि अब आप सॉल्व कर लेंगे, और आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, एक बार आपको मैं दिखा देता हूं ये पूरा वापस से, ये बी पार्ट ये देख लीजिए, रिपीट कर देता हूं मैं, क्या है इसमें कि भाई आपने इसको कट किया था, इसको इस थ्रेड को कट किया था, तो यहाँ पे टेंशन चाहिए था, उस इंस्टेंट पे ये डायग्राम है आपका, ये वाला ये डायग्राम है। इसमें देखिए दिखाया गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग, और ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन पॉइंट पी इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका, जैसे आप पेन एक हाथ में पकड़ लेंगे या कोई भी चीज हाथ में पकड़ के जब आप छोड़ते हैं तो वो रेस्ट में होता है इंस्टेंटेनियसली, वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। पिछले वाले पार्ट में एक्सेलरेशन जीरो था, इसलिए वो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का केस था, ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का केस नहीं है, ये एक्सिस फिक्स्ड नहीं है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये इस एक्सेलरेटेड एक्सिस है, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट आप टाउ इक्वल टू आई अल्फा यूज करते हैं तो आपको स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क लेना पड़ेगा, ठीक है। और अ, जो है सेंटर मास के आउट करते हैं तो नहीं लेना पड़ेगा, तो मेरी एक सलाह ये भी है कि आप सेंटर मास के आउट किया करिए, तो अगर आप नहीं भी लेंगे स्यूडो फोर्स का टॉर्क तो आपसे मिस्टेक नहीं हो। तो हमने सेंटर मास के आउट लिया है, देखिए ये बना है इक्वेशन टी साइन 30, अरे वही एफ परपेंडिकुलर, ये पार्ट क्या है, ये है एफ परपेंडिकुलर, है ना, और ये क्या है आर है। तो टॉर्क आपको पता होगा, या तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर या एफ इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमने यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर इंटू आर कर दिया, इज इक्वल टू आई अल्फा, आई आपको पता ही है एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। तो एक इक्वेशन ये हो गई। अब दूसरी, यानी इसको हमने इक्वेशन थर्ड कहा था, वापस यहाँ आ जाइए, इस जगह पे आ जाइए, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए जरा, तो टी कॉस 30, टी कॉस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इंटू एसीएम एक्स, एक्स बोले तो इस अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल में, है ना, और वर्टिकल में बनाइए तो ये हमने कौन सी इक्वेशन लगाई है, ये वाली, एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एम, है ना, एम ए सी एम, एम ए सी एम, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई आपने पास ये वाली इक्वेशन को यूज करके, और एक इक्वेशन यहाँ 3 हो गई। अब चौथी चाहिए थी, क्योंकि अल्फा इसमें आ गया ना, ये देखो यहाँ देखो अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो हमें परेशान कर रहा है, फिर अगेन एक हमको इक्वेशन चाहिए, तो उस इक्वेशन के लिए मैं आपको वापस ले चलता हूँ, यहाँ एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये ब्रिलियंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।